सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीरूम लर्नो अड्डा। तो आज हम यहाँ पे फिजिक्स क्लास 9 का नया चैप्टर लेके आए हैं, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। हमने मोशन चैप्टर में पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उसके लेक्चर्स देख लिए थे, थ्योरी को पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। अब हम यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करेंगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, फोर्स मीन्स होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम धक्का देते हैं यानी उस पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो आगे मूव करने लगता है, राइट। वो उसके अंदर मोशन आ जाता है, राइट। किसी चीज को पिकअप करना हो, उठाना हो, या फिर रखना हो, या फिर हमको आगे उसको धकेलना हो, या फिर उसको मूव कराना हो, इन सभी चीजों में पुल एंड पुश करते हैं हम लोग, या फिर पिकअप करते हैं, या फिर वही चीज हो गई पुल या पुश करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मोशन आता है। वो बॉडी ऊपर आती है, नीचे जाती है, राइट। तो जहाँ पे हम पुल और पुश करते हैं किसी एक बॉडी को, वहाँ पे हमको फोर्स रिक्वायरमेंट होती है, राइट। मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, अ पुश और पुल ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि हर जगह हमको अपने नॉर्मल डेली लाइफ में फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी भी चीज को उठाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। लाइक दिस मार्कर, मुझे अपने हैंड पे रखने के लिए यहाँ पे फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है। अगर फोर्स नहीं मैं लगाऊंगा तो ये पेन नीचे आ जाएगा, राइट। आप स्विच ऑन करने जाते हो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे, आप कोई सामान पिकअप करने जाते हो, या फिर किसी चीज को धक्का देते हो, राइट। तो हर जगह हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप बाइसिकल राइड करते हो, पैडल करते हो, फोर्स लगाते हो, तभी आगे बाइसिकल बढ़ती है, अदरवाइज बाइसिकल आगे नहीं बढ़ती। तो ये सब हमारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। लेकिन फोर्सेस की इफेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्सेस की वजह से होता क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, है कि नहीं। हर चीज के इफेक्ट्स होते हैं। लाइक ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हमने पढ़ा होगा कि इसकी वजह से ये चीजें होती हैं। आपने फिर रेडिएशन के, सन रेडिएशन को पढ़ा होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सन रेडिएशन की है, तो उसका इफेक्ट्स क्या पड़ता है। तो हर जगह किसी न किसी चीज का इफेक्ट होता है। तो फोर्स का भी इफेक्ट है। तो फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है, तो फोर्स देखिए, एक चीज को मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहा हूँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो यानी कि मूवमेंट का काम करवा रहा है फोर्स, राइट। अब मैं यहीं पे, अगर मेरे पास मार्कर है, अगर यहीं पे मेरे पास चॉक रहता तो मैं इसको फोर्स लगा के तोड़ दूंगा, तो इजीली टूट जाएगा। ये मार्कर तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है फोर्स की वजह से, राइट। मार्कर और पेंसिल या फिर आपका चॉक, अगर मैं इसको फोर्स लगा तोड़ना चाहूं तो टूट जाएगा दो इक्वल पार्ट्स में। यानी कि फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस कैन मूव द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट। अब मार्कर चलता हुआ आ रहा है मेरी तरफ, मैं यहाँ पे हैंड लगा दिया, यानी कि यहाँ पे ये रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट। इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी मान लीजिए आपका हैंड है, मेरा हैंड है, तो मैं इस तरह लेके आ रहा हूँ, आपका फोर्स मेरा फोर्स जब तक इक्वल रहेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट यहीं बीचों बीच इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। और जहाँ आपका फोर्स कम हुआ या फिर मेरा फोर्स ज्यादा हुआ, तो ये फिर से आगे चलता हुआ चला जाएगा आपके हैंड के साथ, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कि मेरा फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर गया, यानी कि चीजों को रोक भी सकता है फोर्स, और फोर्स ज्यादा लगाने पे चीजों को मूव भी करा सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, एब्सोल्युटली राइट। फोर्स लगाने पे आपके पास एक कार्ट होगा, शॉपिंग मॉल में आपको शॉपिंग कार्ट मिलता है, उसमें जिसमें आप सामान रखते हो ढेर सारा, उसको जितना फोर्स के साथ आप उसको धक्का दोगे, जितना उस पर फोर्स लगाओगे, उतनी स्पीड के साथ वो कार्ट मूव करेगा, ठीक। उसके अंदर उसके पास क्या लगी रहती है, व्हील्स लगी रहती हैं, तो जितना ज्यादा उसको धक्का लगाओगे उतना ज्यादा वो स्पीड मूव करेगा। लाइक बाइसिकल में कम फोर्स लगाओगे तो धीरे धीरे मूव करेगी, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बहुत तेज से मूव करेगी, राइट। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से बाइसिकल आ रहा है और फिर यहाँ से एक धक्का लग गया, राइट। कोई एक फोर्स लग गया यहाँ से, तो बाइसिकल के डायरेक्शन में मुड़ सकता है। लाइक इन एक्सीडेंट्स, आप देखते हो कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पे, आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो कार सीधे में आ रही होती है दोनों कार, बट जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो दोनों कार एक दूसरे के डाइवर्ट हो जाती हैं। कोई एक कार उस साइड जाती है, एक कार इस साइड आती है, यानी कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। लाइक आप एग्जांपल ले लो बलून का। बलून में क्या होता है, बलून में आप एयर पुश करते हो, एयर डालते हो, फुलाते हो, फुलाने के बाद जब उसको छोड़ते हो तो बलून क्या करता है,
फोर्स निकलता है उसके अंदर से, जो एयर का प्रेशर होता है फोर्स निकलता है और वो फोर्स की वजह से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि फोर्स वहां पीछे से लग रहा होता है और वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है जिस भी डायरेक्शन में। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, राइट। अब फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मात्र मैं यहाँ से मूव करा रहा हूँ अपने हैंड से, आपका हैंड यहाँ पे आया और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जब तक आपका फोर्स मेरा फोर्स बराबर रहेगा तब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, और जहाँ ये आपका फोर्स ज्यादा होगा तो ये इस तरह आने लगेगा, और जहाँ मेरा फोर्स ज्यादा होगा वहाँ पे ये इस तरफ जाने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब ये इस साइड या फिर इस साइड आ रहा है तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहे हैं, और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो गया। और अगर मेरा 6 न्यूटन का फोर्स लगा, आपका 5 न्यूटन का फोर्स है, तो मेरा मार्कर आगे बढ़ने लगेगा। कहीं आपका 6 न्यूटन फोर्स हो गया, मेरा घट गया 4 न्यूटन हो गया, तो आपका हाथ इस साइड आने लगेगा और मार्कर पीछे आने लगेगा, राइट। तो ये एग्जांपल्स हो गए बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तो चलिए इसको जानते हैं कि इसमें होता क्या है बैलेंस्ड फोर्सेस में। देखिए बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि जो भी हमारा रिजल्टेंट रहता है, दोनों तरफ से लगाने वाले फोर्सेस वो इक्वल रहते हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट बनता है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और जीरो आ जाता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। और वही अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या रहता है कि दोनों रिजल्टेंट फोर्सेस इक्वल नहीं होते हैं, और कोई एक ज्यादा होता है कोई एक कम होता है। जैसे इस साइड 5 न्यूटन में लगा रहा हूँ, इस साइड 6 न्यूटन लगा रहा हूँ, और दोनों को भिड़ा रहा हूँ मैं, तो इस साइड हाथ जाने लगेगा, क्योंकि इस साइड 6 न्यूटन है, इस साइड 5 न्यूटन है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे हम लोग तो 6 - 5 1 न्यूटन डोमिनेट कर जाएगा इस हैंड वाला। तो इसी वजह से मेरा ये हाथ इस वाले हाथ को कमजोर कर देगा और ये पीछे जाने लगेगा इस साइड। अगर वहीं पे मैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, इस पे 8 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो मेरे ये वाला हाथ 2 न्यूटन से ज्यादा डोमिनेट करेगा और इसको पुश करते हुए पीछे लेके चला जाएगा, राइट। आप समझिए ना क्या होता है। देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्सेस आर इक्वल जीरो, एंड हियर अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देख लीजिए बैलेंस्ड फोर्सेस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा जब आप बलून फुलाओगे, उसको बांध दोगे और फिर उसके बाद उसको हल्का सा स्क्वीज करोगे, तो देखोगे वहां पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर्स होते हैं, या फिर स्क्वीज नहीं करोगे नॉर्मली इसको देखोगे तो अपना एक शेप ले लेता है। क्यों शेप ले लिया? क्योंकि अंदर का फोर्सेस और बाहर का एटमॉस्फेरिक फोर्स दोनों बराबर हैं, वहां पे बैलेंस्ड फोर्स है, राइट। और वहीं पे जहां पे आप एक पिन लेके उसके अंदर डालोगे वो बस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का फोर्स बाहर निकलना चाह उस एक छेद की वजह से, उस एक होल की वजह से, और वो बस्ट कर गया बड़ा बलून आपका, राइट। लाइक दैट वाइज आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस में आप साइकिल राइड कर रहे हो तो सिर्फ एक तरफ से ही फोर्स लगा रहे हो आप अपने पैडल के जरिए, ताकि आपकी बाइसिकल आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, और सामने से जो आपका फ्रिक्शन है और रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है आपको रोकने के लिए। इस वजह से आप हवा को चीरते हुए और ग्राउंड के फ्रिक्शन को हटाते हुए, उसको ज्यादा इफेक्ट न डालते हुए आप अपने पैडल की जो फोर्स लगा रहे हो तो बाइसिकल को मूव करते हुए चलते चले जा रहे हो, वो एग्जांपल हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस का, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, राइट। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? तो हमारे पास 3 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कि आपको मैक्सिमम लोगों ने सुन रखा होगा, राइट। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it keeps in rest, if it is in motion then it will keep be in motion until and unless any external force is applied on that body। एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक उसके बाहर तो उसके ऊपर कोई एक बाहरी फोर्स लगाया ना जाए, ठीक। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए तब तक वो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, राइट। तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन यही बोलता है कि until and unless any external force is applied on a body it will be in rest and it will also be in motion until and unless any external force is applied, right। देखिए, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। ये था इसका पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट जो बुक में देके रखा गया है, राइट। देखिए, ये तो मैं बता दिया आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब एक पार्ट होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, राइट। इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। इनर्शिया पहली बार सुन रहे हो, राइट। अब तक इससे पहले आपने इनर्शिया कभी नहीं सुने होंगे, ये प्रॉपर्टी है, राइट।
प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है जो कि ये बताता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट टेंड्स टू बी इन रेस्ट, मतलब वो उसको रेस्ट में रखे रहता है। अगर वो मोशन में है तो उसको मोशन में ही रखे रहने का इसका प्रॉपर्टी है। देखिए, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रजिस्टर्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक बॉडी रेस्ट में है और उसको मोशन में लेके आना चाहते हो तो ये रजिस्ट करता है, रोकता है नहीं भैया उसको रेस्ट में ही रहने दो। अगर वो मोशन में है तो रजिस्ट करेगा, अगर आप उसको रोकना चाहोगे बॉडी को तो इनर्शिया प्रॉपर्टी रजिस्ट करेगी, नहीं भैया आपको मोशन में ही रहने दो। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, टू रजिस्ट एक्सचेंज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर चेंज लाने को रजिस्ट करता है कि कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको रजिस्ट किया जाए, उसको रोका जाए। और ये डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे? मास पे। डिपेंड ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। डिपेंड्स ऑन मास से क्या समझते हो आप लोग? इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगी, राइट? इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा मास होगा, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इस तरह को समझना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक बुक है, अब बुक को आपको क्या करना है? इसको पुश करना है, बहुत ही हल्का वेट है इसका, इजीली पुश कर लोगे तो इसकी इनर्शिया क्या है? इसकी इनर्शिया तुरंत चेंज हो जाएगी आपके फोर्स की वजह से। लेकिन वहीं अगर आपको मूव करवाना हो तो उसकी इनर्शिया बहुत ही ज्यादा है, वो जल्दी अपने बॉडी को चेंज में नहीं लाना पाएगा। जब तक वो रेस्ट में है तब तक वो रेस्ट में रहेगा और उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस लगाएगा अपने बॉडी में चेंज लाने के लिए। वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा कि मेरी बॉडी रेस्ट से मोशन में न जाए। बट अगर आपने उसके रेजिस्टेंस को, उसके इनर्शिया को ओवरकम कर दिया तो ट्रक मूव करने लगेगा, राइट? लाइक ऑन अ स्लोप, एक स्लोप जब हमारा होता है, स्लोप पे अगर आपकी व्हीकल है, आपका ट्रक है यहाँ पे, राइट? आपका ट्रक है यहाँ पे, मेरी ड्राइंग में खराब है बट आपका ट्रक है यहाँ पे और मूव कर रहा है, और जब तक आपने यहाँ पे एक पत्थर लगाया हुआ है, राइट? यहाँ पे एक पत्थर, स्लोप पे लोग क्या करते हैं? स्लोप पे लोग पत्थर लगा देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये रुका है, पत्थर हटाते ही ये मूव करने लगेगा। ये क्यों मूव करने लगेगा जानते हो? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसको नीचे की तरफ खींचता है और यहाँ पे बैलेंस फोर्स नहीं रहता है। अभी मैंने बताया आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स रहता है। कैसे? देखिए, हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे और मैंने यहाँ से पुश किया इसको, एक फोर्स तो ये हो गया, दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तीसरा फोर्स रिएक्शन फोर्स होता है बाइनर और रिएक्शन फोर्स, राइट? या फिर नॉर्मल फोर्स को कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन ही फोर्स है, ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अच्छे से चल पाते हैं, व्हीकल्स मूव कर पाती हैं, राइट? अगर फ्रिक्शन ना होता पृथ्वी पे और पे तो हम लोग मूव नहीं कर पाते, हम लोग चांद की तरफ उड़ रहे होते हैं, चांद की तरफ, राइट? ग्रेविटी और फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा रोल है ताकि हम इस वजह से हम इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे रह पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पे चार फोर्सेस एक्ट करते हैं, चार फोर्सेस जो मैं लगा रहा हूँ, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाई जा रही है, राइट? तो वही बात है यहाँ पे, इसके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए बैलेंस है, यहाँ पे जब तक मैं इस बुक को पुश नहीं करूंगा तब तक ये इसी स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगी, जब तक मैं इसके इनर्शिया को और इसके मास को ओवरकम नहीं कर दूंगा, राइट? इसकी प्रॉपर्टी जो है ये रजिस्ट कर रही है, ये मूव करे यहाँ से, लेकिन मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करने लगेगा, राइट? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में लिखोगे आपको नंबर मिलेगा, राइट? तो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि एक कार को जब आप धक्का दोगे, दो चार लोग मिलकर धक्का देते हो कार को, बट आप ट्रक को जब धक्का देने जाओगे तो ट्रक में क्या होगा? ट्रक में 10-15 आदमी, 20 आदमी की जरूरत पड़ेगी ट्रक को धक्का देने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, इस वजह से उसकी इनर्शिया ज्यादा है और जल्दी अपने अंदर चेंज लाने के लिए रोकेगा। कार के अंदर क्या है? कार के अंदर ट्रक के मुकाबले कम मास है, उसकी जो इनर्शिया है उसको, उसकी इनर्शिया कम है ट्रक के मुकाबले, क्योंकि उसका मास कम है कार का, और इस वजह से दो चार लोग मिलकर कार को धक्का दे देते हो। बट वहीं पे ट्रक को धक्का देने जाओ कम से कम 10-15 लोग, 20 लोग चाहिए उसको धक्का देने के लिए, राइट? तो इनर्शिया जो होती है प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी की, समझ गए ना? तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने समझ लिया और आपने यहाँ पे इनर्शिया समझ लीजिए, ठीक? समझ लिया। अब एक देखिए एग्जांपल क्या होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट्स किया होगा, आपने अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा इसको, बहुत ही सिंपल होता है। आपके पास ग्लास है, राइट?
आपके पास एक ग्लास है यहाँ पे, इसके ऊपर आपने एक प्लेन शीट रख दिया, इसके ऊपर एक कॉइन रख दीजिए और यहाँ पे पानी, राइट। अब वहीं पे सेकंड ग्लास पे रख दीजिए, यहाँ पे पेपर और यहाँ पे कॉइन, इसके ऊपर कॉइन, राइट। अब देखिए इसके अंदर वाटर है या फिर एम्प्टी भी हो सकता है, वाटर ना हो तब भी। आपने जो ग्लास ले लिया, ग्लास ए एंड ग्लास बी, देखिए यहाँ पे ग्लास ए में आप हल्का सा फोर्स लगाइए, इसे बहुत ही हल्का सा फोर्स, तो क्या होगा, ये आपका पेपर जो है हल्का सा आगे बढ़ेगा फिर गिर जाएगा। ठीक, जरा कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने का मजा नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक ना, बहुत ज्यादा हेवी फोर्स के साथ उसको स्ट्राइक करोगे पेपर को, तो पेपर वहीं से मूव कर जाएगा और कॉइन आपका जो है वो सीधे ग्लास में चला जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, द बॉडी व्हिच इज इन रेस्ट विल कीप इन रेस्ट एंड द बॉडी व्हिच इज इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless any external force is applied on that body। तो देखिए हमने फोर्स किस पे लगाया, हमने फोर्स लगाया पेपर पे, यहाँ पे कम फोर्स लगाया ए वाले में, तो यहाँ पे पेपर ज्यादा मूव नहीं किया और पेपर कॉइन जरूर नीचे चला गया पानी के अंदर। वहीं पे जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो और इस पेपर को स्ट्राइक करते हो तो पेपर हट जाता है और कॉइन नीचे आ जाता है, राइट। अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक, बहुत सिंपल, आप घर पे इजीली कर सकते हो, मजा भी आएगा करने में। देखिए इसका रीजन क्या है, कॉइन जो थी वो रेस्ट में थी, राइट। पेपर तो मोशन में आ गया, कॉइन तो रेस्ट में रह गई, कॉइन के अंदर कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक, और उसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, इसी वजह से वो नीचे चला गया। और उसके पास इतना कांटेक्ट का समय नहीं था, क्योंकि इसके अंदर कांटेक्ट था पेपर के साथ, लेकिन उसके पास इतना इंस्टेंटली वो काम हुआ, इतना स्पीड के साथ कि ज्यादा कांटेक्ट ना बना पाया, अब पेपर निकल गया और वो वहीं का वहीं रेस्ट में रह गया, उसके अंदर चेंजेस नहीं आ पाए। इनर्शिया उसके अंदर भी थी, लेकिन इतना कम समय के अंदर पेपर हटा वहां से इंस्टेंटली कि वहां से वो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पाया मोशन वाला, और वो तुरंत के तुरंत नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखोगे न्यूटन का, वो स्टेटमेंट उठा कॉपी कर दोगे, यहाँ पे आपका रीजन सक्सेसफुल हो जाएगा कि पेपर तो मोशन में था, निकल गया, कॉइन रेस्ट में थी, तो बॉडी व्हिच इज इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ पे कोई फोर्स पॉइंट लगा नहीं, इस वजह से वो रेस्ट में रहा और नीचे आ गया। यही पे लाइव एग्जांपल आपका देख लीजिए, जब आप बस में बैठे रहते हो या फिर कार में बैठे रहते हो, राइट, जब भी आप व्हीकल में ड्राइव कर रहे होते हो या फिर मोटरसाइकिल पे या फिर आप देखोगे कार में, बस में, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जरूर किया होगा, ठीक। जब आपकी मोटरसाइकिल अचानक से स्लिप होती है या फिर अचानक से एक्सीलरेटर आपके कार में या फिर बस में लेते हैं बस ड्राइवर, तो आपकी जो लोअर बॉडी रहती है, लोअर बॉडी वो रेस्ट में रहती है। क्यों? क्योंकि आपका वो कांटेक्ट में रहता है किसके साथ, बस के साथ, व्हीकल के साथ, कार के साथ, मोटरसाइकिल के साथ कांटेक्ट में रहता है और वहां पे उस वक्त वो रेस्ट में रहता है। बट जैसे ही एक्सीलरेटर लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही हमारा अपर बॉडी रेस्ट में रहता है और लोअर बॉडी मोशन में आ जाता है। क्या होता है, हमारा बॉडी जो रहता है, लोअर बॉडी वो मोशन में आता है, जैसे ही बॉडी मूव, व्हीकल मूव करना शुरू करती है, हमारा लोअर बॉडी मोशन में आता है, बट अपर बॉडी बस के साथ, व्हीकल के साथ कांटेक्ट में ना होने की वजह से रेस्ट में रहती है और हमारी लोअर बॉडी आगे बढ़ती है और हमारा अपर बॉडी पीछे की तरफ रह जाता है, राइट। तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं, अचानक से एक्सीलरेटर लेते हैं तो पीछे तरफ हमको इस तरफ धक्का लगता है। क्यों लगता है? ये रीजन है, हमारी लोअर बॉडी उसके साथ, व्हीकल के साथ मूव करने लगती है, अपर बॉडी वहीं का वहीं पोजीशन में रहती है और पीछे हमारी बॉडी रहती है। और वही कंडीशन जब वहां पे ब्रेक अप्लाई होता है, जब ब्रेक अप्लाई होता है तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी, लोअर बॉडी रहता है वो मोशन में रहता है, अपर बॉडी रेस्ट में रहता है। बट जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हमारा लोअर बॉडी रेस्ट में आता है, बट अपर बॉडी हमारा मोशन में रहता है। और लोअर बॉडी जैसे ही व्हीकल स्टॉप होती है, लोअर बॉडी उसके साथ स्टॉप हो जाती है, बट अपर बॉडी हमारी क्या रहती है, मोशन में रहती है, क्योंकि ये बस इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में रहती तो लोअर बॉडी हमारी, लोअर बॉडी साथ अपर बॉडी भी रेस्ट में रहती। बट जैसे ही ब्रेक लगाता है, लोअर बॉडी कांटेक्ट में है, बस के साथ रेस्ट में आ गई, बट अपर बॉडी क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। क्यों आगे की तरफ धक्का लगता है? क्योंकि अपर बॉडी हमारी मोशन में थी उस वक्त और वो स्टॉप होती है सडनली, ठीक, ब्रेक लगते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है और फिर जब स्टार्ट होती है हमारी बॉडी, हमारा व्हीकल, बस, कार या फिर आपका मोटरसाइकिल, तो पीछे तरफ हमको धक्का लगता है, राइट। धक्का क्या लगता है? यह होता है किस वजह से, ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, राइट। कांटेक्ट की वजह से, ये आपका लोअर बॉडी कांटेक्ट में है व्हीकल के साथ, अपर बॉडी नहीं है। यही रीजन है जो मैंने आपको बताया, पूरा रीजन यही है। और यही एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एक एग्जांपल जब आपका होता है, आप कारपेट लेते हो अपना या फिर अपना चादर लेते हो, ब्लैंकेट लेते हो, उसको ठंडियों में क्या करते हो, तो उसको पीटते हो। तो पीटने से क्या होता है, धूल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि जब उसको पीटते हो स्टिक से, तो आपका जो ब्लैंकेट होता है, जो कारपेट होता है, वो पीछे की तरफ मूव करता है सडनली,
और जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे रहते हैं। क्या होते हैं? वो रेस्ट पे रहते हैं और उनपे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो उसी पोजीशन पे स्टिक रहते हैं और हमारा जैसे ब्लैंकेट पीछे मूव करता है वो डस्ट पार्टिकल्स उसी पॉइंट पे स्टिक रहते हैं और वो तुरंत वहीं पे नीचे गिर जाते हैं, राइट। सेम कंडीशन आपका होता है पेड़ पे। आम के पेड़ पे आपने बहुत हिला के उसको क्या कहते हैं कि उसकी डाली को हिला के आपने आम गिराए होंगे, राइट। बचपन में सभी लोग ऐसा करते हैं कि उसको पत्थर से मार के गिराते हैं या फिर डाली को पकड़ के गिराते हैं, डंडे से गिराते हैं तो आम गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं डंडे से या फिर हाथ से पकड़ के जैसे हिलाते हैं, जब उसको हम लोग शेक करते हैं ट्री को, तो क्या होता है हमारा जो ट्री है वो तो मोशन में आता है, बट उस पे लगे हुए जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, मैंगो होता है, वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है। हमारा ट्री मोशन में आया और वो आम जो होता है वो रेस्ट में रहता है, जिस मोशन में आए इस वजह से वहां से टूट जाता है। एक मोशन में एक रेस्ट में है, तो दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस बनता है और टूट जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी वही दोगे एग्जांपल या फिर स्टेटमेंट कि इफ अ बॉडी इज रेस्ट इट विल कीप इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन until and unless any external force is applied on that body, right। अब हम बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। भैया मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मूवमेंट, कुछ मूवमेंट से रिलेटेड है ना। मतलब यहाँ पे हम मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसके साथ हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, मास एंड वेलोसिटी से रिलेटेड चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो आप एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल क्या है आपका? एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास एक टेनिस बॉल है, आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, राइट। तो टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल में अंतर क्या है? टेनिस बॉल आपका क्या है? आपका हल्का है, लेस मास है उसका, क्रिकेट बॉल का हैवी मास होता है, राइट। तो अब टेनिस बॉल को जब आप फेंकोगे किसी की तरफ तो ज्यादा सामने वाले को चोट नहीं लगेगी, उस पे लगेगा, हल्का से स्ट्राइक करके वापस लाएगा क्योंकि वो स्क्वीजी होती है। लेकिन क्रिकेट बॉल जो होता है वो हार्ड होता है, हैवी मास होता है और जब उसको किसी तरफ मारोगे आप तो उसके सर को लगेगा और उसके सर से ब्लड आएगा या फिर उसको ज्यादा क्रैक हो जाने का सर का डर रहता है। और ऐसा होता भी है, क्रिकेटर्स को लगता है, इंजरीज होती है उनको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसके पीछे मोमेंटम काम करता है। मोमेंटम यानी कि आप मोमेंटम का साइन होता है क्या होता है? साइन P इक्वल टू mv, राइट। P इक्वल टू mv। देखिए मास एंड वेलोसिटी एंड दिस इज द साइन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास रहेगा और जितना ज्यादा वेलोसिटी रहेगी उसके ऊपर मोमेंटम डिपेंड करेगा, ठीक। देखिए जैसे हमारा एक एलिफेंट है, एलिफेंट जब दौड़ता है उसकी वेलोसिटी बहुत कम रहती है बट मास बहुत ज्यादा है, राइट। एलिफेंट हैज मोर मास एंड इट हैज लेस वेलोसिटी, फिर भी इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, राइट। वहीं पे हमारा एक बुलेट है, आई हैव अ बुलेट, इसका मास 0.02 ग्राम, इसका मास है 0.02 किलोग्राम एंड इसकी वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मास बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका मोमेंटम एलिफेंट के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एक कंडीशन में मास जो आपका है बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, दूसरे कंडीशन में आपका मास जो है बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। सो ये दोनों यहाँ पे आपका डिपेंड करता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक। आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो मोमेंटम का यही वैल्यू होती है आपका, जो मैंने समझाया यहाँ पे कि मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड एंड मास 75 kg। तो P इक्वल टू mv, P इक्वल टू 75 into 2, that is 150 kilogram meter per second. This is your answer, right? This is your momentum. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर नेक्स्ट वीडियो हो पाएगा अदरवाइज हम लोग आपके थर्ड वीडियो में बात करेंगे और उसके बाद हम न्यूटन प्रैक्टिस करेंगे फोर्थ वीडियो में, राइट। अगर हो सकेगा तो थर्ड वीडियो में ही डिस्कस कर देंगे, वहीं पे मामला खत्म कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।